ये कहानी सीमा नाम की लड़की की है। सीमा अपनी दादी कमला और पापा रमेश के साथ रहती है। उसकी माँ का निधन उसे जन्म देते समय ही हो गया होता है। बचपन से उसकी दादी और पापा ने पाला होता है। एक दिन रमेश काम के सिलसिलों में बाहर गया होता है और जब वो लौट कर आता है तो उसके साथ एक लड़की होती है, जिसे देखकर बेटा ये कौन है? माँ, ये तेरी बहू अनामिका है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और हम दोनों ने शादी कर ली। कमला को अनामिका पसंद नहीं आती है क्योंकि वो उम्र में रमेश से काफी छोटी होती है। वो कमला को बहुत चालाकती है। कमला उस समय तो कुछ नहीं कहती है। वो दोनों का स्वागत करके दोनों को घर में ले आती है। अगले दिन, बहू चाय तो दे दे। आवाज सुनकर अनामिका अपने पति रमेश से कहती है, रमेश, मुझे बहुत थकान हो रही है, क्या तुम चाय बना लोगे? मैं थोड़ी देर में उठकर बाकी का काम कर लूंगी। ठीक है, तुम आराम करो। रमेश चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। उसे चाय देते हुए देखकर, बेटा अनामिका कहाँ है? तूने चाय क्यों बनाई? माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर बस आते ही इस लड़की का नाटक शुरू हो गया। न जाने इसने कैसे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। उसके कुछ दिनों बाद रमेश ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है। कमला पूजा करने मंदिर चली जाती है। सीमा घर में अकेली होती है। अनामिका सीमा से घर का सारा काम करा रही होती है। तभी कमला पूजा करके लौट आती है। अपनी पोती को काम करता देखकर, बहू ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से काम कराते हुए? तो क्या हुआ, थोड़ा काम कर लिया तो घिस नहीं जाएगी? एक बात और, अब से तुम दोनों को यही घर का सारा काम करना पड़ेगा। मुझसे ये काम नहीं होगा। कमला और सीमा मजबूरी में घर का सारा काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में कमला काम करने की वजह से बीमार हो जाती है। अब अनामिका दोनों को खाना देना भी बंद कर देती है। ये सब देखकर एक रात सीमा अपनी दादी के साथ कहीं और चली जाती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक और बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सीमा उसके पास जाती है और, दादी आप यहाँ क्यों बैठी हो? बेटी मेरा यही काम है, मैं रात को ऐसे ही घूमती हूँ। पर तुम और तुम्हारे साथ ये कौन है? और तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सीमा बूढ़ी औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। तीनों बातें करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। अगली सुबह जब सीमा और कमला उठते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है। उन्हें ना देखकर, दादी वो रात में जो दादी थी वो कहाँ गई? पता नहीं बेटी, वो कहाँ गई? दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीमा की नजर उसके पास रखे आलू नाव पर पड़ती है, जिसे देखकर, दादी ये आलू का नाव कहाँ से आया? लगता है कल रात जो बूढ़ी औरत थी, ये आलू नाव उसका ही होगा। एक काम करते हैं, इसे हम अपने पास रख लेते हैं। अगर वो बूढ़ी औरत हमें मिली तो हम उन्हें ये लौटा देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाती है। सीमा और कमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। तभी वो देखती है कि गांव के कुछ लोग हाथ में कपड़े लेके इस्त्री कराने को जा रहे होते हैं, पर इस्त्री वाली कहीं गई होती है। ये सब देखकर, दादी क्यों ना हम इस्त्री का काम शुरू कर दें? काश हमारे पास इस्त्री होती। ये कहते ही कमला और सीमा देखती है कि दोनों के पास इस्त्री आ जाती है। दोनों बहुत हैरान हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी सीमा कहती है, दादी इस्त्री तो आ गया, पर हम इस्त्री करेंगे कहाँ? काश हमारे पास एक घर भी होता। ये कहते ही सामने एक घर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती है। तभी कमला की नजर उस आलू नाव पर पड़ती है, जिसे देखकर, कहीं ये इस आलू नाव का कमाल तो नहीं? कहीं ये जादुई तो नहीं? हाँ दादी, आप ठीक कह रहे हो, ये सब इसी का कमाल है। दादी अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हम इस जादुई आलू नाव से बहुत 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 पैसे मांगते हैं। सीमा की बात सुनकर, बेटी मैंने तुम्हें मेहनत करना सिखाया है ना? हमें इस जादुई आलू नाव से रहने को घर और काम करने ये इस्त्री मिल गया है, यही बहुत है। अब हम दोनों मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। उसके बाद दोनों गांव में घूम घूम कर कपड़े लाती है और उन्हें इस्त्री करके पैसे कमाने लगती है। दोनों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होते हैं। उधर रमेश जब काम से लौटता है तो अपनी माँ और बेटी को ना देखकर, अनामिका, माँ और सीमा कहाँ हैं? पता नहीं जी,
माँ जी को क्या हो गया था? वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी और सीमा को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया था और एक दिन पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। उधर सीमा और कमला दोनों खूब मेहनत करने लगती है। वो जादुई आलू नाव से गरीबों की मदद भी करती है। पूरे गांव में दोनों को सब खूब प्यार और सम्मान करते हैं। उधर रमेश अपनी बेटी और माँ की याद में बीमार रहने लगता है। अब अनामिका भी रमेश के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और एक दिन वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, दादी, पता नहीं मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। चलो ना एक बार अपने गांव चलकर उन्हें देखते हैं। बेटी, पता नहीं तेरे पिताजी को हम याद है भी या नहीं। कोई बात नहीं, अगर तेरा मन है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने गांव के लिए निकल जाती है। गांव पहुंचकर दोनों देखती है कि पूरे गांव में बाढ़ आ रखी होती है। गांव वाले मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये सब देखकर, दादी, यहाँ तो बाढ़ आ रखी है, हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। बेटी, तू जादुई आलू नाव निकालकर उसमें सारे गांव वालों को बिठा ले। जादुई आलू नाव में सब सुरक्षित रहेंगे। सीमा जादुई आलू को निकालती है और लोगों की मदद करने को कहती है। जादुई आलू नाव देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें गांव के सारे लोग आ जाते हैं। तभी जादुई नाव रमेश के घर के पास पहुंचती है। सीमा भागकर अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पिता बीमार खाट पर पड़े होते हैं। वो जल्दी से उन्हें भी जादुई आलू नाव पर बिठाती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में बाढ़ कम हो जाती है। सबकी जान बच जाती है। ये सब देखकर, सीमा बेटी, आज तूने पूरे गांव की जान बचा ली। ये सब सुनकर, बेटी, हमारी जान तो बच गई, पर हमारे घर और सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम क्या खाएंगे? ये सब सुनते ही सीमा जादुई आलू नाव को सब पहले जैसे करने को कह देती है। उसका ऐसा कहते ही सब पहले जैसे हो जाता है और सारे गांव वाले कमला और सीमा को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सीमा और कमला रमेश को सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर, माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं अनामिका से शादी नहीं करता तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे अब जाने दो। आखिर अब तो हम सब साथ में ही हैं। हीनापुर नाम के एक गांव में राजू अपने भाई तेजू के साथ रहता था। राजू और तेजू दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, जब इतनी मजदूरी करने के बाद भी वो मालिक बिरजू हम पर जुल्म करता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? भाई, तुम दिल छोटा मत करो। माँ हमेशा कहा करती थी कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम देखना, एक दिन हमें भी हमारी सच्ची मेहनत का फल मिलेगा। भाई, अब तो तुम ये झूठे दिलासा देना बंद करो। ये सच्ची मेहनत, ईमानदारी, चमत्कार केवल कहानियों और किताबों में ही होती है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे ऐसा नहीं है भाई, सफल होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जहां इतनी दरिद्रता झेलने के बावजूद भी राजू को अब भी मेहनत पर भरोसा था, तो वही तेजू अब कई तरह के प्रयासों से हार चुका था। अच्छा ठीक है, अब हम वहाँ मजदूरी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? अब से हम मोमोज बेचेंगे। उसका भी कोई फायदा नहीं। तुम्हें याद है ना, पिताजी भी इसी तरह मोमोज का ठेला लगाते थे। फिर क्या हुआ? उन चंद रुपयों में बड़ी मुश्किल से हम सबका गुजारा हो पाता था। पर वो सारे पैसे पिताजी की मेहनत के थे। आज हमारे पास ये छोटा सा घर है, रहने को छत है, ये सब उन्हीं की देन है। पर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम माँ और पिताजी का इलाज करवा पाते। राजू ने तेजू को बहुत समझाया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम ठेला लगा लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ फायदा होगा। भाई, खिलाड़ी अगर खेल से पहले ही हार जाए तो जीतने के आसार और भी कम हो जाते हैं। और फिर पिताजी के समय में लोगों को मोमोज पसंद नहीं आते थे। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। हीनापुर गांव वालों को भी मोमोज बहुत पसंद है, पर सिर्फ उस चंदू ठेले वाले के। हमारे यहाँ कोई नहीं आने वाला। अरे ऐसा मत सोचो भाई, हम उस चंदू से भी ज्यादा स्वादिष्ट मोमो बेचेंगे। अरे रहने दो, तुम भी जानते हो वो चंदू मोमोज के साथ सबको कितनी स्वादिष्ट चटनी देता है। तुम चिंता क्यों करते हो भाई, हम दोनों भाई भाई मिलकर इतने स्वादिष्ट मोमो बेचेंगे कि इस चंदू की चटनी भी फीकी पड़ जाएगी। फिर दोनों भाई मिलकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं।
पर मुश्किल से 1 या 2 ग्राहक ही आते हैं और चंदू के ठेले पर डेरा जमा होता है। देख लिया ना तुमने, इतनी मेहनत करने के क्या फायदा हुआ। तेजू गुस्से में आकर मोमोज बनाने वाला स्टीमर तोड़ देता है। क्या किया भाई तुमने? अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया स्टीमर खरीद सकें। तो करोगे भी क्या स्टीमर खरीद के, जब कोई ग्राहक आने वाला ही नहीं है। अब मैं ये बचे मोमोज कहाँ रखूंगा? फेंक दो इन्हें नाले में, कोई भी नहीं आने वाला इसे खाने के लिए। ये कहकर तेजू वहाँ से जाने लगता है। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। पर तेजू नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अब मैं इस तेजू को कैसे समझाऊंगा? अगर ये कोई गलत काम करने लगा तो अच्छा नहीं होगा। खैर अब मैं इन बचे हुए मोमोज का क्या करूं? कि तभी राजू को याद आता है कि उसके पिताजी का पुराना स्टीमर अब भी उनके पास है। अरे हाँ, उसी पुराने स्टीमर में रख देता हूँ। पर उस पुराने स्टीमर में पहले से ही कुछ केले रखे थे। अरे इसमें तो पहले से ही कुछ केले रखे हैं। जरूर तेजू ने ही बचे हुए केले इसमें रख दिए होंगे। पर अब यहाँ कोई और बर्तन भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ देर तक सोचने के बाद चलो इन मोमोज को भी केले के साथ ही रख देता हूँ। और फिर राजू उस पुराने स्टीमर में मोमोज को रख कर देखता है। अगली सुबह राजू की आंखें लाल होती है। क्या बात है भाई, आप रात भर सोए नहीं? नहीं भाई, मैं सोया नहीं। कल रात ही मुझे ये ख्याल आया, क्यों ना हम केले के मोमोज बनाएं, और मैं रात भर जगकर इस केले के मोमो बना लिए। क्या फायदा जब कोई ग्राहक आने वाला ही नहीं है। अरे भाई एक बार इसे खाकर तो देखो, कसम से चंदू के मोमोज और चंदू की चटनी दोनों ही भूल जाओगे। फिर राजू तेजू को मोमोज खिलाता है। अरे वाह भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सच में लोगों की कतारें लग जाएंगी। दोनों भाई साथ मिलकर एक बार फिर से केले के मोमोज का स्टॉल लगाते हैं। भाई बहुत अच्छा होगा अगर हम पहले कुछ ग्राहकों को मुफ्त में मोमोज खिलाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है भाई। और देखते ही देखते राजू और तेजू का ठेला रफ्तार पकड़ लेता है। अरे भाई क्या बताएं, इन दोनों भाई राजू और तेजू के केले के मोमोज ने तो चंदू के मोमोज को भी फेल कर दिया। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। अरे इसके मोमोज की तो बात ही कुछ अलग है। अब तेजू मेहनत पर फिर से विश्वास करने लगा था और अब वो राजू के साथ मिलकर खूब मेहनत करता था। तुम सही कहते थे भाई, सच्ची मेहनत हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। राजू मोमोज बनाते हुए मन ही मन सोचता है, जब मैंने उस रात पुराने स्टीमर को खोला तो मुझे उस स्टीम के निचले हिस्से में पिताजी की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि ये कोई साधारण स्टीमर नहीं बल्कि एक जादुई स्टीमर है जिसमें अपने आप मोमोज बन जाते हैं। पर पिताजी ने ये बात हमें कभी नहीं बताई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मेहनत का महत्व समझे। तभी उनके ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई, एक प्लेट मोमोज लगा दो। अरे भाई मुझे भी दो। इस तरह उन्हें खूब अच्छी कमाई होती है। भाई इधर भी एक प्लेट दे दो। हाँ, इनके ठेले की वजह से मेरा नुकसान हो गया है। राजू और तेजू के ठेला लगाने के बाद अब चंदू के ग्राहक कम होने लगे थे, क्योंकि गांव वालों को केले के मोमोज ज्यादा पसंद आ रहे थे। भाई जल्दी करो, अब कल के लिए भी बहुत सारे मोमोज बनाने हैं। मैं सब्जियां काट देता हूँ। ठीक है, मैं तब तक चटनी पीस लेता हूँ। अब जादुई स्टीमर होने के बावजूद दोनों भाई मेहनत का महत्व समझ चुके थे। बब्बन ने जब से होश संभाला, अपने आप को कूड़ा बिन का 10-5 रुपए कमाते हुए ही पाया। मुंबई महानगरी के दादर वाली झुग्गी के नजदीक ही एक बड़े से पाइप में उसका ठिकाना था। एक दिन कूड़ा बिनते हुए उसकी दोस्ती शिवा से हो गई। तुम ये डिब्बा और ब्रश लेकर रोज कहाँ जाते हो भाई? मैं रोज देखता हूँ। मैं तो स्टेशन पर जाकर बूट पॉलिश करता हूँ। कितनी कमाई होती है तुम्हारी? यही कोई 25 रुपए तक मिल जाते हैं। क्या बात करते हो, 25 रुपए? हाँ भाई, 25 रुपए। भाई मुझे भी ऐसा कुछ काम बता दो। कूड़ा बिनकर तो मुश्किल से 5-10 रुपए ही मिल पाते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 30 रुपए हैं। कल मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगा। दूसरे दिन बब्बन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया और पाइप पर बैठकर शिवा का इंतजार करने लगा। तभी दूर से उसे रोजी आते हुए दिखी। आज काम पे नहीं चलोगे क्या? अब तो तुझे अकेले ही काम पर जाना होगा।
मैं तो स्टेशन पर बूट पॉलिश करने जा रहा हूँ। अच्छा, तब तो मुझे हमेशा ही अकेले जाना होगा। हाँ। रोजी चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तभी उसने देखा कि शिवा आ गया। मैं तैयार हूँ। बब्बन, तुम्हारे पास 30 रुपए है ना? तुम मुझे 20 रुपए दे दो और ये मेरा बूट पॉलिश का डब्बा लेकर स्टेशन पर पिलर नंबर 8 पर चले जाओ। वहाँ मेरा दोस्त रहमान बैठा होगा। उससे कहना आज मेरी जगह तुम काम करोगे। भाई, लेकिन मुझे तो पॉलिश करना भी नहीं आता। रहमान तुम्हें सिखा देगा। तुम जाओ। आज मेरे बगल वाले घर में काकी बीमार हैं, वो अकेली हैं। उसको लेकर अस्पताल जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। बब्बन को उसने 20 रुपए दे दिए और बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। रहमान से मिला तो उसने उसे कुछ समझा दिया और जूते पॉलिश करने का तरीका भी समझा दिया। देख भाई, ऐसी आदमी को बूट पॉलिश के लिए मत कहना जो ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में हो, जो आराम से बैठा हो, और अगर उसके जूते गंदे दिखें तभी उसको जूते पॉलिश करवाने के लिए बोलना। ठीक है। बहुत देर तक स्टेशन पर इधर उधर घूमते रहने के बाद उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भाग न रहा हो। अंत में जब वो सीढ़ियों के पास हताश होकर बैठा था, तभी ओए, जरा जूते पॉलिश करना है, कितना पैसा लेगा? जो ठीक समझो दे देना बाबूजी। उसने बड़े मनयोग से जूते में पॉलिश की और पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति ने 10 रुपए उसके हाथ पर रख दिया। बाबूजी, छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बन अभी पैसा रख ही रहा था कि दूसरा ग्राहक भी आ गया। धीरे धीरे उसके पास 5 लोग ने आकर पॉलिश करवाया। उसके पास 50 रुपए आ गए। वो बहुत खुश हुआ। जब घर जा रहा था तब रास्ते से ही उसने एक बूट पॉलिश का डिब्बा खरीदने की सोची। ये बूट पॉलिश का डिब्बा कितने का है काका? ये 300 रुपए की है। कुछ कम नहीं होगा? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो कुल मिलाकर 60 रुपए हैं। इतने में क्या होगा? काका, आप ये पैसे रख लो, मुझे डिब्बा दे दो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। अरे ऐसा कैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पैसे तो पूरे ही देने होंगे। चलो जाओ, टाइम खोटी मत करो। बब्बन वहाँ से चला आया। रात में सुबह ही शिवा आकर अपना बूट पॉलिश वाला डिब्बा ले जाएगा, तब मुझे फिर से कूड़ा ही बिनना पड़ेगा। यही सोचकर उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठा तो शिवा आते हुए दिख गया। बब्बन, यार मैं तो 2-4 दिन तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा। तू ही चला जा। काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। कोई बात नहीं शिवा, मैं सब संभाल लूंगा। बब्बन मन ही मन हिसाब लगाते हुए आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, 4 दिन में तो मेरे पास 200 रुपए आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। मैं बड़े आराम से बूट पॉलिश का डिब्बा खरीद सकता हूँ। बब्बन स्टेशन पर गया तो जाते ही उसे कई ग्राहक मिल गए। उसने मन लगाकर उसके जूते चमका दिए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी बूट पॉलिश नहीं कर पाया। आज तो नसीब ही खोटी है, कोई मिला ही नहीं। कितने लोगों से पूछा पर कोई पॉलिश नहीं करवाना चाहता। यही सब सोचते हुए वो रेल की पटरियां पार कर रहा था। उस पार पहुंचा तो रहमान मिल गया। क्यों भाई, कुछ आमदनी हुई क्या? नहीं भैया, आज तो किसी ने पॉलिश नहीं करवाया, बल्कि कल 4-5 लोगों ने करवाया था। बब्बन, मैं कल से किसी दूसरे काम पर जाऊंगा, मेरे जगह तुम पॉलिश कर लोगे क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ट्रेन में पानी बेचने का काम मिल गया है। तुम अपना बूट पॉलिश का डिब्बा कितने रुपए में बेचोगे? चलो 50 रुपए निकाल दो। ओह, ये लो। चलो आज हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों दादर स्टेशन से बाहर आए तो रहमान, क्या खाया जाएगा? चलो आज किसी दुकान में बैठकर खाते हैं। हम सारी जिंदगी पैसे ही बटोरते रहेंगे क्या? बब्बन आज बहुत खुश था। कहाँ 300 का बूट पॉलिश का डिब्बा और कहाँ 50 रुपए। सोच सोच कर ही उसके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी। हाँ चलो। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए और जाकर टेबल कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। क्या खाओगे? भाई, मैंने कभी इस तरह नहीं खाया। तुम जो कहोगे वही मैं खा लूंगा। दोनों ने पूरी थाली मंगवाई और खाना खूब स्वाद लेकर खाया। मैंने तो आज पहली बार इतनी बढ़िया खाना खाया। तुमने पहले कभी खाया क्या? अरे नहीं,
हाँ, जिस दिन मेरा बापू कुछ कमा कर लाता है उस दिन हम घर में पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरी माँ हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है। हम लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, तुम क्या अकेले रहते हो? मेरा कोई नहीं है, मैं तो उसी पाइप में पड़ा रहता हूँ। जिस दिन बीएमसी वाले पाइप ले जाएंगे अपना पता बदल जाएगा। ओहो। उस दिन रहमान का भी बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर वो घर चला गया। सुबह उठकर स्टेशन जाने का नया उत्साह मन में भर गया था। 3-4 दिन में उसे ये समझ में आ गया कि बूट पॉलिश करने के धंधे में कभी कभी कमाई बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, इसलिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब वो सुबह सुबह स्टेशन जाने को तैयार हुआ तभी शिवा आ गया। वाह भाई शिवा, आज तो हम दोनों साथ साथ चलेंगे, खूब मजे करेंगे। कैसे? क्योंकि रहमान भाई ने अपना बूट पॉलिश का डिब्बा मुझे बेच दिया, उन्हें दूसरा काम मिल गया। अच्छा। दोनों झूमते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ गए। आज तो बब्बन न जाने क्यों बहुत ही खुश था। आज ग्राहक भी बहुत सारे मिले। ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा और बड़े होकर रोजी से शादी भी कर लूंगा। हम भी अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। 1 साल बाद। शिवा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बस आज आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही रोजी आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बताओ। आज शाम मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि जल्दी से जल्द मेरी शादी हो जाए। तो तुम उससे शादी करके चली जाओगी? पता नहीं, वैसे रोज रोज घर में मार खाने से तो अच्छा ही है। रोजी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। बब्बन तड़प उठा। ठीक है, तुम जाओ। उसके जाने के बाद बब्बन ने अपना डिब्बा उठाया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही रोजी का घर आता है। भीतर से आती चीख पुकार की आवाज सुनकर वो उधर ही बढ़ गया। शादी तो तुझे करनी ही होगी। आखिर 25,000 रुपए दे रहा है वो। मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। रोजी सिसकते हुए रेल की पटरियों की तरफ दौड़ पड़ी थी। बब्बन उसके पीछे दौड़ा, पर उसके पहले ही रोजी ट्रेन के नीचे आ गई थी। बब्बन का दिल कांप उठा। ट्रेन जाने के बाद रोजी कांपती हुई पटरियों के बीच उठ खड़ी हो गई। रोजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितनी मेहनत की थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बब्बन और रोजी पाइप में गए। वहां से अपने पैसे निकाले और स्टेशन जाकर दूर देश जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बब्बन अब गरीब नहीं था।